Dear students, I am providing an audio class by class of the FM Eco classes. इस ऑडियो से आप क्लास को ईज़िली रिकैप कर पाएंगे, नोट्स के साथ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट क्लास जो FM की थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में ये समझाया था कि FM 60 मार्क्स का है, इको 40 मार्क्स का है। FM में टोटल में 7 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। FM में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी के 5 क्वेश्चंस में से 4 करने पड़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है वो 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन होता है, टोटल 20 मार्क्स। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं 4 जो करने पड़ते हैं वो 10-10 नंबर के। ऐसा है कि ये लोग कोई भी टॉपिक को छोड़ते नहीं हैं और कोई भी तरह का आप अगर गेमिंग करोगे, सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार FM में इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर समवेयर बिटवीन 40 to 60 डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन उस समय उसका दिमाग कैसा चलता है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स घुमा के आ सकते हैं बिकॉज कुछ फाइनल से भी पिकअप किए हुए टॉपिक हैं। मैंने समझाया FM का जो सिलेबस है उसमें एक पार्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने पैसा उठाना। एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब पैसा लगाना। एक पार्ट है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स अंदर में हैं, वो आप कॉपी में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे मेन जो स्मार्टनेस है CA इंटर FM इको में, वो है इको वाले पार्ट में। इको पार्ट जो 40 मार्क्स का है उसमें एफर्ट बहुत कम लगता है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, और उसमें फुल 40/40 लाना पॉसिबल है। ओके, पूरा 40/40 लाना पॉसिबल है इको में स्मार्टली, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते 10 नंबर के एक्सप्लेन करने के। छोटा क्वेश्चन टू द पॉइंट आता है 2 नंबर 3 नंबर का, जिसमें आपने पॉइंट्स लिख दिए आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। इनफैक्ट 40 मार्क्स में से करीब 10-15 मार्क्स का तो अपना प्रैक्टिकली आता है, सम्स आएंगे इको में, तो हर तरह से अपने बेनिफिशियल हैं। तो इको को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इको को फोकस करते हैं वहाँ पे आपका 30 to 40 आ जाएगा, वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन एंड उस समय क्या ब्रेन चला। तो कहीं ना कहीं मिनिमम 30 नंबर इको में और 40 नंबर FM में, 70 नंबर से कम किसी भी स्टूडेंट का जो मेरे से पढ़ रहा है FM इको में नहीं आना चाहिए। नाउ ये सब बताने के बाद फिर मैंने बोला एक चैप्टर अजीब सा है FM में जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। ये जो चैप्टर जिसको हम लोग FAP बोलते हैं, ये एक्चुअली रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस आपने CA फाउंडेशन में भी किया, आपने 11-12 में भी किया है। नाउ रेशियो एनालिसिस चैप्टर बहुत आसान है और अदर चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया। क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए, कोई 2 क्लास बाद ज्वाइन करेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में जाके जब रिदम चालू हो तो उस समय गड़बड़ हो, ठीक है। बिफोर आई रिवाइज रेशियो एनालिसिस जो मैंने फर्स्ट क्लास करवाया था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी CA इंटर सिलेबस में नहीं है, पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बाकी सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वही हो गया जो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की बातें अपने करते हैं ना, लाइक फ्यूचर वैल्यू इज़ प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+R⁴n कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। तो ये जानना आवश्यक है। आपके CA फाउंडेशन में भी ये था, स्कूल लेवल्स में भी था। तो भी मैंने 2 क्लासेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो लिंक है ना, वीडियो लिंक, वो आपके LMS में शेयर करने बोला है, शेयर हो चुका होगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फर्स्ट क्लास बाय संजय सराफ सर, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। नाउ ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो आपको डेफिनेटली कर लेना है कुछ दिनों में, जिससे कि जब मैं उस चैप्टर में जाऊँ, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होगा, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी वो कर चुके हो, ठीक है ना। नाउ रेशियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो रेशियो है उसका क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि कोई भी फिगर होता है ना, जैसे प्रॉफिट 50 करोड़, तो 50 करोड़ से कुछ पता नहीं चलता है कंपनी बढ़िया या घटिया है, बिकॉज 50 करोड़ कंपनी ने क्या पैसे लगा के कमाया। अगर 500 करोड़ पे 50 करोड़ कमाया तो 10% है, अगर 250 करोड़ पे 50 करोड़ कमाया तो 20% है, ठीक है। या कितना सेल्स करके 50 करोड़ कमाया। तो अपने जब तक प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से या सेल्स से रिलेट नहीं करेंगे तब तक उसका सिग्निफिकेंस पता नहीं चलेगा। तो रेशियो यही तो बताता है X/Y से प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जिसको अपने बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। उससे पता चलता है कंपनी जो सेल्स कर रही है तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट घर पे कितना आ रहा है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने किया है, शेयर होल्डर्स ने, डेट प्रोवाइडर्स ने, उस पर कंपनी कितना परसेंटेज रिटर्न कमा रही है, ठीक है। तो रेशियो
एक पर्सपेक्टिव देता है कंपनी को प्रॉपरली एनालाइज करने का। प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, करंट शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, ओके, वर्कर्स, इन सब को कंपनी के परफॉर्मेंस से, स्टेबिलिटी से मतलब है। तो ये लोग सब जिन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या कंपनी का शेयर्स बाई करना है, क्या कंपनी को लोन देना है, क्या कंपनी का बॉन्ड बाई करना है, क्या कंपनी को माल उधार पे बेचना है या नहीं बेचना है, इसके लिए रेशियो एनालिसिस होता है। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद रेशियो चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट था अपना रेशियो कैटेगराइजेशन, सेकेंड पार्ट था इंपॉर्टेंट रेशियोज, थर्ड पार्ट था टाइप्स ऑफ सम्स और फोर्थ पार्ट है थियोरी। ठीक है, ये 4 पार्ट पे मैंने डिवाइड कर दिया रेशियोज़ को। डिवाइड करने के बाद ओके अपने पार्ट 1 चालू किए जो था रेशियो कैटेगराइजेशन। रेशियो को 2 तरह का बोल सकते हैं, एक होता है प्योर रेशियोज़, एक होता है मिक्स्ड रेशियो। प्योर और मिक्स्ड। प्योर रेशियो वो है जो जिसमें दोनों आइटम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पीएल से आता है या बैलेंस शीट से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों तो पीएल से आता है ना। वैसे ही समझ लीजिए करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? सीए बाई सीएल। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों बैलेंस शीट से आता है। तो इस तरह के रेशियो को प्योर रेशियो बोलते हैं। जबकि मिक्स्ड रेशियो क्या हुआ? जिसमें एक आइटम पीएल से आएगा और एक आइटम बैलेंस शीट से आएगा। एक आइटम पीएल से आएगा, एक आइटम बैलेंस शीट से आएगा, उसको अपने मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं। अब ये जो मिक्स्ड रेशियो है उसमें जो बैलेंस शीट है वो तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो उसमें जनरली मिक्स्ड रेशियो में अपने जो बैलेंस शीट का फिगर लेते हैं वो एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज अपने कैलकुलेट कर रहे हैं एक रेशियो है जिसका नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ऊपर में टर्नओवर आता है। टर्नओवर मतलब क्रेडिट सेल्स, बिकॉज डेटर्स का बात हो रहा है, क्रेडिट सेल्स। और नीचे में आता है एवरेज डेटर्स, बिकॉज डेटर्स तो बैलेंस शीट से आ रहे हैं। तो ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले तो उस पर एवरेज लेते हैं। और पीएल अकाउंट तो थ्रू आउट द ईयर है, तो सेल्स का कोई बात ही नहीं है। तो सेल्स ऊपर में और नीचे में एवरेज डेटर्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ऊपर में सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नीचे में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में ऊपर में सेल्स, नीचे में एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का फिगर्स एवरेज लेते हैं जब मिक्स्ड रेशियो करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ सम्स में ओपनिंग का फिगर रहेगा नहीं, तो अपने को बाध्य होकर क्लोजिंग का लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने रेशियोज़ में समझाया कि रेशियो 4 तरह के हैं। पहला रेशियो जो है वो है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा रेशियो है लेवरेज रेशियो, तीसरा रेशियो है टर्नओवर रेशियो और चौथा रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी, लेवरेज, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। इन चारों का मैंने मूलतः मतलब बताया कि जो लिक्विडिटी रेशियो है उसका मतलब होता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है। यानी कंपनी शॉर्ट टर्म में क्या करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाएगी, क्या उसके पास एडिक्वेट शॉर्ट टर्म एसेट्स है जिससे वो करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है, क्रेडिटर्स को पे कर सकती है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सकती है। वैसा कंपनी का सिचुएशन है ना, वो चेक करने का लिक्विडिटी रेशियो होता है। उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही बोलते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपको पता है कि जो लिक्विड एसेट्स है, मैंने जो एसेट्स अपने रिलाई कर सकते हैं कि वो यूज़ होंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, वो क्या है? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी सबसे मेन है, वो तो अवेलेबल है। उसके अलावा डेटर्स है, उसके अलावा स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वगैरह वगैरह है। तो अपने निकालते हैं यहाँ पे एक तो करंट रेशियो जो सबका पढ़ा हुआ है, CA बाई CL। ठीक है, कुछ पढ़ाने का वो है नहीं। लोग बोलते हैं पुराने बुक्स में उसका स्टैंडर्ड नॉर्म 2:1, आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो अगर एनालिसिस आ गया तो। सेकेंड है आपका ये क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में CA इंस्टीट्यूट में जो फॉर्मूला दिया है वो है CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय CL। ओके, CA माइनस स्टॉक बाय CL। तो CL में से बैंक OD ये लोग लेस नहीं करते हैं और CA में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेस नहीं करते हैं। कोई चाहे तो लेस कर सकता है पर मैं मना करूँगा। CA माइनस स्टॉक बाय CL। उसके अलावा एक एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो या कैश रेशियो जो होता है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय CL। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बाय CL। आप लॉजिक समझो। सिंस इन्वेंट्री के ऊपर शक है कि इन्वेंट्री तो पहले बिकेगा तो डेटर्स बनेगा, डेटर्स फिर कलेक्ट होगा तो कैश आएगा, इसलिए इन्वेंट्री को क्विक रेशियो से हटा दिए। और उसके बाद डेटर्स के ऊपर भी शक हुआ तो उसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो से हटा दिए। तो ये 3 तरह के मेन लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। उसके बाद अपने कई लेवरेज रेशियोज़ में जो लेवरेज रेशियो है, वो लेवरेज रेशियो बेसिकली होता है डेट से रिलेटेड। कंपनी जो डेट यूज़ कर रही है ना, उससे रिलेटेड जो रेशियो होता है वो लेवरेज रेशियो होता है।
ओके अपने को पता है डेट जो है उसका फ़ायदा भी है घाटा भी है। डेट का फ़ायदा ये है कि डेट को एक फ़िक्स्ड ब्याज देना है से 10% 12%। अगर डेट का पैसा से अपने ज़्यादा कमा लिए 20 30 40%, तो ब्याज तो उसको 10-12% देना है, तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्जॉय करेंगे। उसके अलावा डेट को जो इंटरेस्ट देते हैं वो पीएल में डेबिट होता है, एक्सपेंस माना जाता है और उसके कारण टैक्स बचता है। क्या बचता है? टैक्स। ठीक है, तो डेट का ये दो फ़ायदा है कि एक तो डेट का ब्याज कम है, ऊपर जो भी कमाए वो अपना, और दूसरा डेट पे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है। डेट का डिसएडवांटेज क्या है कि जो डेट है वो रिस्की है। रिस्की बिकॉज कंपनी का लीगल लायबिलिटी है डेट को ब्याज देना और डेट को रीपे करना। अगर कंपनी डेट का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, रीपे नहीं कर पाया, तो इन दैट केस कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया जाएगा और कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट नहीं होगा। इसलिए लेवरेज रेशियो को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जबकि जो लिक्विडिटी रेशियो था वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ना ये जो लेवरेज रेशियो है वो लेवरेज रेशियो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है कवरेज। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है कवरेज। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल रेशियो है वो बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपने क्या क्या फंड्स यूज़ कर रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए। उसमें निम्नलिखित रेशियोज आते हैं। सबसे मेन तो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज़ लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी। कुछ लोग टोटल डेट भी लेते हैं बट लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी चलेगा डेट इक्विटी रेशियो लेते समय। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो सेम चीज़ है, केवल ध्यान रखना है कैपिटल गियरिंग रेशियो में डेट के साथ, लॉन्ग टर्म डेट के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है, तो ये दोनों मेन है। उसके अलावा प्रोप्राइटरी फंड रेशियो आ सकता है। प्रोप्राइटरी फंड रेशियो इज बेसिकली अपने ऊपर में लेंगे इक्विटी और नीचे में टोटल एसेट्स। ठीक है, तो उस तरह का रेशियोज होता है ये सारा। उसके अलावा स्ट्रक्चर, कोई भी डेट अगर ज़्यादा है, कोई भी रेशियो में डेट ज़्यादा है, तो मैंने ऑलरेडी उसका मतलब बता दिया है कि उससे कंपनी का रिस्क ज़्यादा हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लेती है तो उस केस में इक्विटी को बहुत बेनिफिट कर जाएगा। उसके अलावा अपने किए थे कवरेज रेशियो। ना कवरेज रेशियो को समझना ज़रूरी है। कवरेज रेशियो में होता है कि जो डेट होल्डर्स है ना, उनको जो इंटरेस्ट देना है, उनको जो रिपेमेंट करना है, उसके लिए क्या कवर मौजूद है, माने उन लोग के ऊपर क्या अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या है उनके ऊपर। ओके, तो इसमें अपने निकालते एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि इंटरेस्ट पे करना है क्या चीज़ से, EBIT। तो EBIT इज़ द अम्ब्रेला और इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज EBIT डिवाइडेड बाय व्हाट, इंटरेस्ट। EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, तो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो जो होता है वो और ज़्यादा इलेबोरेट है। उसमें केवल इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करते हैं, अपने रिपेमेंट ऑफ लोन भी कंसिडर करते हैं। तो नीचे में इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ लोन आएगा, पर रिपेमेंट ऑफ लोन तो टैक्स डिडक्टेबल है नहीं, तो उसको प्री टैक्स करेंगे 1 - T से डिवाइड करके, यानी नीचे में आएगा इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 - T, ये नीचे आएगा। और ऊपर में क्या आएगा, EBIT आएगा और प्लस डेप्रिसिएशन। EBIT प्लस डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन EBIT में से लेस हो चुका है, जबकि वो तो आउटफ्लो नहीं हुआ ना, वो भी अवेलेबल है पे करने के लिए, तो उसको अपने ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपने फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। सिंस ये प्री टैक्स टर्म्स में है तो एक फाइनल रेशियो और है जिसका नाम है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो के जैसा ही है, पर ये पोस्ट टैक्स है। तो नीचे में लेते हैं इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन, तो रिपेमेंट ऑफ लोन में डिवाइड बाय 1 - T नहीं किया। ऊपर में लेते हैं पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ऊपर में लेते हैं पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये होता है अपना डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, तो जब रेशियोज़ लिखाते जाते हैं ना तो बहुत भारी लगता है, बहुत फॉर्मूलाज लगते हैं, इसलिए मेरा एडवाइस रहता है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी कि आप लोग ज़्यादा फॉर्मूलाज में मत जाओ, सम्स करो, अपने आप ही फॉर्मूलाज नया नया लर्न करते जाओगे। ठीक है, तो मैं और ऑडियोज़ प्रोवाइड कर दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग द रेशियो चैप्टर। अभी एक बार इतना ही, थैंक यू। ये मैं सेकेंड ऑडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ FAP चैप्टर का। तो FAP चैप्टर मतलब एसेंशियली रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर हमने रेशियोज़ को कैटेगराइज किया था 4 में। एक था लिक्विडिटी रेशियो, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कि कंपनी अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को सल्टाने का क्षमता रखता है क्या। दूसरा था एक्टिविटी और टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशियो, इनफैक्ट ये तीसरा था, सॉरी,
एक्टिविटी टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशियो थर्ड कैटेगरी था, जिसका मतलब था कंपनी का जो एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट है या डेटर्स है या इन्वेंट्री है, कंपनी उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहा है, उनसे कितना टर्नओवर कर पा रहा है। ठीक है। सेकेंड वाला जो मैंने मिस कर गया अभी ऑडियो में, वो था लेवरेज रेशियोज़। लेवरेज रेशियोज़ ये था कि कंपनी कितना डेट यूज़ कर रहा है। डेट यूज़ करने से रिस्क भी है, बिकॉज नहीं चुका पाया तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा, और डेट यूज़ करने में बेनिफिट भी है, बिकॉज डेट का ब्याज कमती और फिक्स्ड रहता है। तो अगर उससे ज़्यादा कमाए तो सारा पैसा इक्विटी के पास जाता है, जिसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। जो चौथा कैटेगरी ऑफ रेशियो था वो था अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो तो काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टाइप 1 होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स, टाइप 2 होता है परसेंटेज ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, टाइप 3 होता है ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और टाइप 4 होता है मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है। तो ये 4 रेशियोज़ को इंट्रोड्यूस करके अपने एंटर किए थे इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ में। इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ में पहला कैटेगरी था लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो जो लिक्विडिटी रेशियो है उसमें सबको पता है, क्लास 11-12 से किया हुआ है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। करंट रेशियो है CA/CL, क्विक रेशियो है CA माइनस स्टॉक डिवाइड बाय CL, बिकॉज स्टॉक लिक्विड नहीं होता है तो अपने उसको हटा देते हैं, तो CA माइनस स्टॉक को क्विक एसेट्स बोलते हैं। और तीसरा रेशियो जो होता है वो है कैश रेशियो, जिसमें अपने कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म 2:1 है, क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म 1:1 है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने की क्षमता चेक करता है। जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ रेशियोज़ था वो था लेवरेज रेशियोज़, जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं। लेवरेज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर अपना डेट चुका पाया तभी तो सॉल्वेंट होगा, वरना तो इनसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है कवरेज। स्ट्रक्चरल और कवरेज। स्ट्रक्चरल रेशियोज़ में बेसिकली जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जिसको अपने बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें कितना इक्विटी है, कितना डेट है, ये सारे चीज़ अपने देखते हैं। तो उसमें सबसे एसेंशियल रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, सबसे मेन रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। और डेट इक्विटी रेशियो 2 तरह से डिफाइंड है, या तो उसमें टोटल डेट बाय इक्विटी लेते हैं या लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी, दोनों अलाउड है। मैंने लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा सजेस्ट किया था। ठीक है। और एक इसी से कनेक्टेड रेशियो है जिसका नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो कि डेट इक्विटी रेशियो ही है। बिकॉज आप ऐसे याद नहीं करोगे तो आपको ध्यान नहीं आएगा, पर इसमें डेट के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं। तो इसमें डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द होल डिवाइडेड बाय इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द होल डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है। तो ये था अपना कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसके अलावा और भी था इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो वगैरह। ओके। नेक्स्ट अपना कवरेज रेशियोज़ था, सेकेंड टाइप का लेवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो का मतलब था अपने को जो डेट होल्डर्स को पे करना है उसको बोलते हैं सर्विसिंग द डेट। ओके। जैसे एक नौकर मालिक का सर्विसिंग करता है ना, या फिर अपने कोई से लोन लेते हैं तो उसको चुकाते हैं, उसको बोलते हैं सर्विसिंग। आप उसको सर्विस दे रहे हो बिकॉज आपने उससे पैसे लिए। तो सर्विसिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे करना, लोन रीपे करना, इंस्टॉलमेंट देना वगैरह। क्या इसको पे करने के लिए अपने पास एडिक्वेट प्रॉफिट होगा? क्या प्रॉफिट अपना एडिक्वेट है इसको पे करने के लिए? तो वो जो प्रॉफिट है अवेलेबल टू पे द डेट सर्विस, उसको ऊपर लेते हैं, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला। ओके। वो छतरी है। और नीचे लेते हैं वो जो ब्याज या इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो कवरेज रेशियो में नीचे क्या आएगा? जिसको कवर करना है, और ऊपर क्या आएगा? जिस चीज़ से कवर करना है। तो अपना जो रेशियो था वो एक था अपना क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ये बहुत कॉमन है, सबको पता है। अगर ये 10 टाइम्स है, इसका मतलब अपना जो EBIT है वो इंटरेस्ट का 10 गुना है। तो बहुत सेफ़ है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया, EBIT फॉल कर गया, तो भी तो अपने पास पैसा रहेगा इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। इस रेशियो को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसमें नीचे में अपने लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं लिए, जबकि वो भी तो डेट सर्विसिंग है, और ऊपर में हम लोगों ने EBIT लिया, यानी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का अमाउंट लिया, जबकि डेप्रिसिएशन जो लेस हो चुका वो आउटफ्लो थोड़ी हुआ है, वो तो कंपनी में बचा हुआ है ना, वो तो अवेलेबल है। तो इसको टैकल करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने 2 तरह का रेशियो डिफ़ाइन करते हैं। एक है
फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो और दूसरा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जो फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो है उसमें नीचे में फिक्स्ड चार्ज होगा प्री टैक्स टर्म्स में, यानी नीचे में होगा इंटरेस्ट जो ऑलरेडी प्री टैक्स होता है, और दूसरा होगा लोन इंस्टॉलमेंट या एमोटाइजेशन ऑफ लोन। एमोटाइजेशन ऑफ लोन तो पीएल में डेबिट होता नहीं है, तो देयरफॉर उसको अपने डिवाइड बाय 1 - t करेंगे जिससे वो प्री टैक्स हो जाए। इसका मतलब है कि अगर मेरे को 100 रुपया इंटरेस्ट देना है तो 100 रुपया EBIT होने से चलेगा, पर अगर मेरे को 100 रुपया लोन रीपे करना है तो मेरे पास 100 रुपया EBIT होने से नहीं चलेगा। मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 1 - t, जैसे टैक्स रेट समझ लीजिए 50% है, तो 100 बाय 1 - 0.5 200 रुपया कमाऊँगा तो जाके टैक्स देने के बाद 100 रुपया बचेगा लोन इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। तो नीचे में इंटरेस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट बाय 1 - t और ऊपर में आएगा EBIT प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसे मैंने समझाया नॉन कैश आउटफ्लो है, तो EBIT में से क्यों लेस हुआ है? अपने को तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना चाहिए था, आप उसको बोल सकते हैं EBDIT, ठीक है। तो EBIT लिए तो प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय नीचे में इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन बाय 1 - t। उसके अलावा एक होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नाउ डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो जैसा है। ये रेशियो पोस्ट टैक्स टर्म्स में है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको यूज़ करते हैं। इस रेशियो में हम लोग नीचे में लेते हैं इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन, तो रिपेमेंट ऑफ लोन को प्री टैक्स नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको वैसे ही छोड़ते हैं। और ऊपर में लेते हैं पैट प्लस इंटरेस्ट, ओके, ऊपर में लेते हैं पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमने ऊपर में पैट लिया यानी आफ्टर टैक्स, इसलिए नीचे में लोन इंस्टॉलमेंट को प्री टैक्स नहीं किया, और इंटरेस्ट तो ऊपर नीचे दोनों ले लिया तो उसमें कोई बात नहीं है, और डेप्रिसिएशन ऐड किया बिकॉज वो नॉन कैश है, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट अपने एंटर किए थर्ड कैटेगरी में, जो था ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेशियो है, सॉरी थर्ड कैटेगरी में जो था एक्टिविटी रेशियो, जिसको टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं। ये जो एक्टिविटी रेशियो है, ये एक्टिविटी रेशियो में सारे रेशियोज़ में ऊपर में आएगा टर्नओवर यानी एक्टिविटी, और नीचे में आएगा उस चीज़ का वैल्यू जिस चीज़ का एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। जो टर्नओवर है जो ऊपर आएगा उसमें अपने सेल्स भी ले सकते हैं या फिर COGS ले सकते हैं, दोनों ही एक्टिविटी हुआ। सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन मिला हुआ है, COGS कॉस्ट पे है, दोनों अलाउड है। जैसे अपने को निकालना है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो नीचे में टोटल एसेट ऊपर में सेल्स, ठीक है, सेल्स के बदले COGS अलाउड है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो नीचे में फिक्स्ड एसेट ऊपर में सेल्स या COGS। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो नीचे में डेटर्स ऊपर में क्रेडिट सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो नीचे में इन्वेंट्री ऊपर में यहाँ पे COGS, ओके, COGS नहीं है तो सेल्स ले लेंगे, पर नॉर्मली इन्वेंट्री में COGS लिया जाता है। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो नीचे में पेबल्स और ऊपर में क्या, क्रेडिट परचेजेस। ऑफकोर्स इन सब रेशियो ये मिक्स्ड रेशियोज़ है, इनमें जो अपने टोटल एसेट या फिक्स्ड एसेट या डेटर्स लेंगे वो एवरेज लेंगे तो बेटर है, पर देन वो सम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और एक चीज़ है, ये जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड टर्नओवर रेशियो है, जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर उसको 360 से डिवाइड कर दे तो निकल जाएगा डेटर्स पीरियड। वैसे ही 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ इन्वेंट्री पीरियड, और वैसे ही 360 डिवाइड बाय पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज़ पेबल्स पीरियड। सारा का सारा टर्नओवर रेशियो पेबल्स को छोड़ के, सारा का सारा टर्नओवर रेशियो पेबल्स को छोड़ के हायर द बेटर, बिकॉज वो ये दिखाता है हम लोग एसेट से 3 गुना 4 गुना 5 गुना सेल्स कर लिए, यानी एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किए, ठीक है। तो पर जो पेबल्स टर्नओवर रेशियो है वो तो लोअर द बेटर, बिकॉज अगर पेबल ज़्यादा है उसको चुका रहे नहीं है तो गुड ना, पैसा बच रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपने सीखे थे। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ रेशियोज़ है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ रेशियोज़, वो रेशियोज़ है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, जो मैंने शुरू में बोला 4 तरह का है। टाइप 1 में मार्जिन, मार्जिन मतलब प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये बहुत इजी है। GP मार्जिन, GP बाई सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EBIT बाई सेल्स। ऑफ कोर्स हायर द बेटर। नेक्स्ट होता है अपना टाइप 2, जो होता है परसेंटेज ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो उसमें अपने ऑब्वियस है कि प्रॉफिट को ऊपर लेना है, इन्वेस्टमेंट को नीचे। तो एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक होता है रिटर्न ऑन एसेट और एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट, उसमें नीचे में एसेट आएगा, लुक एट द वर्ड रिटर्न ऑन एसेट, तो एसेट नीचे और रिटर्न ऊपर। रिटर्न को अपने या तो EBIT ले सकते हैं या EBIT का पोस्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं नो पैट,
EBIT का पोस्ट टैक्स जिसको बोलते हैं नो पैट, ओके। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और या फिर पैट ले सकते हैं, EBIT या नो पैट या पैट। मेरे ख्याल से पैट लेना रॉन्ग है, बिकॉज जो नीचे में टोटल एसेट है वो डेट और इक्विटी दोनों पैसा लगाए है, और ऊपर में जो पैट है वो तो केवल इक्विटी के लिए है, तो गलत है ना, इनकन्सिस्टेंसी है। बट फिर भी बाध्य होकर कहीं लेना पड़ा तो लेंगे, वरना EBIT बाय टोटल एसेट सही है, या नो पैट बाय टोटल एसेट सही है। एक प्री टैक्स है, एक पोस्ट टैक्स है। दूसरा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड माने लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स माने अगर आप बैलेंस शीट को इमेजिन कर रहे हो तो नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट, नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे, और ऊपर में लेंगे अपने EBIT और या फिर नो पैट। वैसे जनरली EBIT लेते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ये सही रेशियो है, इसमें पैट नहीं लेते ऊपर। और तीसरा रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, बहुत इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे क्या कमा रहे हैं। तो नीचे में इक्विटी आएगा नेटवर्थ, और ऊपर में आएगा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको पाफेश बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ठीक है, हायर द बेटर। इनफैक्ट जो डूपॉन्ट कंपनी है US की, डूपॉन्ट कंपनी, उसने ROE का इतना इंपॉर्टेंस है कि ROE को ब्रेक किया था 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो एनालिसिस किया था कि ROE किस पे निर्भर करता है। तो ROE का 3 पार्ट था, एक था पैट बाय सेल्स, एक था सेल्स बाय एसेट, और एक था एसेट बाय नेटवर्थ। पैट बाय सेल्स इंटू सेल्स बाय एसेट इंटू एसेट बाय नेटवर्थ। आप ध्यान दोगे तो सेल्स कट हो रहा है, एसेट कट हो रहा है, बच रहा है पैट बाय नेटवर्थ। फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो पैट बाय सेल्स, वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं तो खर्चा काट के प्रॉफिट कितना बच रहा है, से 20%। दूसरा वाला था एसेट्स बाय सेल्स, सॉरी सेल्स बाय एसेट्स। सेल्स बाय एसेट तो एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, यानी एसेट से अपने कितना टाइम सेल्स कर रहे हैं, से 2 टाइम्स, ठीक है। तो और तीसरा था एसेट्स बाय नेटवर्थ, जिसको बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, यानी हम लोग का इक्विटी जो है उसे 50 करोड़ है और जो एसेट्स है वो 500 करोड़ है, तो हम लोग बिजनेस 10 गुना कर रहे हैं, 10 गुना। इक्विटी मल्टीप्लायर, एसेट्स बाय इक्विटी। इनफैक्ट जो एसेट्स बाय इक्विटी है दैट इज एक्चुअली डेट इक्विटी रेशियो +1, डेट इक्विटी रेशियो +1। तो एसेट्स बाय इक्विटी फाइनेंशियल लेवरेज शो करता है। तो पैट बाय सेल्स इंटू सेल्स बाय एसेट इंटू एसेट्स बाय नेटवर्थ, ये ROE है, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और सॉरी सेकेंड टाइप का लास्ट। और जो थर्ड टाइप का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो बहुत इजी है, DPS, EPS और पे आउट रेशियो। DPS, EPS और पे आउट रेशियो, ठीक है ना। जब मैंने पे आउट रेशियो बोला तो यानी DPS बाई EPS इंटू 100। जो फोर्थ टाइप का एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक तो P रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग्स, कि प्राइस अर्निंग्स का कितना टाइम्स है। जितनी बढ़िया कंपनी है लोग उतना ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, तो बढ़िया कंपनी का P रेशियो 20, 30, 40 होगा। मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था उसमें। उसके अलावा P रेशियो के अलावा वी हैव डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग्स यील्ड। जब भी यील्ड वर्ड यूज़ करते हैं, यील्ड माने परसेंटेज ऑफ प्राइस, तो डिविडेंड यील्ड इज़ D बाई P इंटू 100, अर्निंग यील्ड इज़ E बाई P इंटू 100, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड। उसके अलावा अपने डिस्कस किए थे Q रेशियो। Q रेशियो इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी कंपनी को अगर अपने उठाएं बाजार से इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो कॉस्ट क्या लगेगा, और डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब अगर कंपनी को उठाने के बजाय उसके जैसा एसेट्स खुद बनाएं ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो कितना पैसा लगेगा। Q रेशियो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये सब करने के बाद आपने अल्टीमेटली एंटर किए थे टाइप्स ऑफ सम्स में, जिसमें मैंने 4 टाइप ऑफ सम्स का कैटेगरी लिखाया। एक टाइप का सम्स जिसमें रेशियोज़ दिया रहेगा और मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, क्वाइट इजी होता है। दूसरा टाइप का सम जिसमें रेशियोज़ दिया रहेगा, मिसिंग फिगर निकाल के PL बैलेंस शीट बनाना है, PL बैलेंस शीट। तीसरा टाइप का सम जिसमें अपने को रेशियोज़ कैलकुलेट करने बोलेगा, ओके, डायरेक्ट पर बोरिंग सम है। और चौथा टाइप का सम जिसमें अपने को रेशियोज़ कैलकुलेट करके एनालाइज और कमेंट करने बोलेगा। तो एनालाइज और कमेंट वाले में थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, वरना मार्क्स मिस आउट हो जाते हैं। फिर अपने 2-3 सम्स प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, जिनमें से 2 सम तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इजी लगे थे और एक सम थोड़ा बड़ा था, ठीक है, उसको मैंने डिस्कस किया था और होमवर्क दिया था आप लोग को करने के लिए, ठीक है। सो जब भी ऑडियो बोलता हूँ समरी, तो थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम टाइम पे इसको सुन रहे हो
तो इट कैन नॉट बी 40-40 मिनट का या 1 घंटे का ना, अपने को टाइम ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके ही ऑडियोज़ समराइज्ड होगा। थैंक यू। ये मेरा 3rd ऑडियो है FAP फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग CA इंटर के लिए। लास्ट 2 क्लासेस में अपने कुछ नया मैटर ज़्यादा नहीं किए थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर भी जो डाउट्स क्रॉप अप हुए लोगों के, वो मैं पहले शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री पीरियड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है, अगर अपने इन्वेंट्री 50,000 है तो वो इन्वेंट्री तो एक ब्लॉक्ड फंड है ना, पैसा ब्लॉक्ड है इन्वेंट्री के फॉर्म में। अब वो इन्वेंट्री क्यों रखते हैं अपने? इसलिए जिससे प्रोडक्शन स्मूथली हो सके और सेल्स हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास रॉ मटेरियल स्टॉक है तो उस केस में अगर आप सप्लायर से माल ठीक टाइम पे नहीं ले पाए तो भी आप प्रोडक्शन आगे कर सकते हो। अगर आपके पास फिनिश्ड गुड स्टॉक है तो उस केस में आप सेल्स कर सकते हो। तो इन्वेंट्री का पर्पस होता है कि अपना प्रोडक्शन सेल्स ईजिली हो पाए। तो अपने उस इन्वेंट्री से कितना एक्टिविटी कर पाए, ठीक है, कितना सेल्स कर पाए, उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ऑफ कोर्स सिंस इन्वेंट्री कॉस्ट पे है और सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो मोस्ट बुक्स में, और मैंने क्लास पे सजेस्ट किया था कि आपको COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री यूज़ करना चाहिए। एक्सेप्शनल केस में सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री यूज़ हो सकता है। अब सपोज़ ये आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना आ गया 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया, मतलब वो जो 50,000 है उसको अपने साल में 6 बार माने 5 बार घुमा पाए। ओके, उस 50,000 से 5 टाइम्स एक्टिविटी कर पाए। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में जो बाकी फर्म्स हैं वो लोग 7 या 8 टाइम्स कर पाए और अपने केवल 5 टाइम्स, तो अपने इन्वेंट्री को इनएफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। जबकि अगर इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 या 3 है और अपना 5 है, तो अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आप लोग का भी एग्जांपल दिया था कि कितना पढ़ाई अपने करते एफिशिएंटली विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। ओके, तो वो टर्नओवर रेशियो वो दिखाता है कि आपका एफिशिएंसी क्या है, रिसोर्सेज स्केर्स है उसको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। जबकि इन्वेंट्री पीरियड क्या होता है? इन्वेंट्री पीरियड ये होता है कि अपने अगर 5 बार इन्वेंट्री टर्नओवर किए तो साल में 5 बार टर्नओवर किए तो एक बार में कितना समय लगा। अगर साल में 5 बार टर्नओवर किए तो एक बार में कितना समय लगा, तो उसका एक फॉर्मूला था 360 या 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बिकॉज पूरे साल में 360 या 65 दिन है और आपने 5 बार टर्नओवर किया तो एक बार में कितना समय लगा। ठीक है, ये सबको एकदम अच्छे से समझ में आता है। ओके, और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है? डायरेक्ट फार्मूला है अपना इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ऊपर और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, बिकॉज अगर इन्वेंट्री पीरियड पूछा, अपने को फालतू में पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर 360 या 365 डिवाइड बाय दैट करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है डायरेक्ट भी आना चाहिए। डायरेक्ट होता है इन्वेंट्री जो कैरी कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोग के लिए। ठीक है, उसके अलावा जब मैं सम्स करा रहा हूँ तो 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो बहुत बढ़िया से पकड़ ले रहे हैं, जो फास्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ओके, हो सकता है उनका पहले रेशियो में बेस बहुत बढ़िया है, या घर से रिवाइज़ करके आते हैं, या दिमाग फंडामेंटली ज़्यादा लगाते हैं। और कुछ लोग हैं जो शायद क्लास में फोकस नहीं करते हैं, सपोज़ इधर उधर बात कर रहे हैं जब मैं समझा रहा हूँ सम्स को। ठीक है, या फिर जनरली उनका स्पीड थोड़ा स्लो है। कोई बात नहीं है, बिकॉज वी आर टीचिंग फॉर द क्लासेस एज वेल एज मासेस, दोनों के लिए पढ़ाना है। तो सिंस क्लास के लिए पढ़ाना है तो मेरे को एक बार सम डिस्कस करते समय उसका स्पीड मेंटेन करने के लिए, इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए वर्बली सॉल्व करना पड़ता है, जो मैं शुरू में करता हूँ। उस स्टेप पे जो ध्यान देता है बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद अगर कोई पीछे छूट गया तो मैं सम को वापस से लिखा के करवाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपनाते हैं, तो इसमें हर जन का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस मैं दे नहीं पाया इन दिनों बिकॉज आप लोग के पास, बहुत जन के पास बुक्स नहीं थी। अब जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है 90% लोगों के पास बुक्स पहुंच गई है। ऑफ कोर्स कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए तो अकॉर्डिंगली उनको बुक्स हो सकता है नहीं मिली हो,
बुक का चैप्टर का पीडीएफ जो है वो एलएमएस पे अपलोडेड है, तो आप कोई अगर एलएमएस का भी एक्सेस नहीं कर रहा है तो इन दैट केस आई कांट हेल्प। तो अब मैं एज्यूम करूँगा आगे की क्लासेस में कि आपको बुक्स मिल चुकी है और आप उसको रेफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, बुक को रेफ़र कर रहे हो या एलएमएस के पीडीएफ को रेफ़र कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे फाइनल में जब अपने क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो है सैस को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है जब मैं पूछता हूँ तो रिप्लाई करते हैं आंसर, ठीक है, तो और जब मैं समझा रहा हूँ तब कुछ भी नहीं डालते हैं सैस पे, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, और बाकी लोग को भी सुनने देते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब वो लोग को डाउट होता है तो जब मैं डाउट का मौका देता हूँ तो डाउट पूछते हैं ना। ये तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसके एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आता है। और ये समझिएगा वो जो फाइनल के स्टूडेंट है वो इंटर से होते हुए तो फाइनल में पहुँचे हैं, तो वो लोग चाहते हैं तो इंटर के जैसे केवल जब मैं समझा रहा हूँ ना उस समय अगर कोई सैस को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एक एक लाइन पे डाउट रेस कर रहा है, माने अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो उसमें आप चालू करो लिखना इन्वेंट्री क्या है, टर्नओवर क्या है, सही, ये क्या होता है, और फिर उस समय ही कुछ और पुराना बात कर रहे हो या उस समय कोई नॉन एकेडमिक बात कर रहे हो, यहाँ पे केवल एक जन को नुकसान हो रहा है, नंबर 1 आपको, और नंबर 2 जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका फ्लो बिगड़ रहा है। तो मेरा एडवाइस होगा बैच से कि वो लोग बहुत ही लॉजिकली इस पूरे एपरेटस को यूज़ करें। कहने का मतलब है जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब ध्यान से सुने, ठीक है, तो तब ज़्यादा सैस को यूज़ नहीं करें। जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो जवाब दें, और जब डाउट का स्कोप दिया तो डाउट्स पूछे, इससे बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें फॉर एग्जांपल 20 क्लासेस है, ये 20 क्लासेस इतनी ज़्यादा इम्पेकेबल है जो मैं समझा नहीं सकता हूँ। मैंने आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि यार मैंने इको के कारण अपना सीए इंटर निकल गया, ग्रुप 2 निकल गया, ऐसा होने वाला है आपके साथ अगर आप पूरी निष्ठा के साथ करते हो। पर इकोनॉमिक्स में तो पढ़ाते पढ़ाते ही नए नए टर्म्स आते रहेंगे, कभी कोई जीडीपी आएगा, कभी आएगा नेशनल इनकम, कभी आएगा वैल्यू एडेड, ओके, कभी आएगा C+I+G+X-M, तो वो सारा का सारा समझाया जाएगा। पर अगर आप समझाने का मौका नहीं दे के बीच बीच में ही केवल डाउट्स पे डाउट्स और सैस का कंपटीशन करते रहोगे तो आप लूज़ करोगे। अदर्स जो क्लास पे बैठे और ध्यान देना चाहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये एक जनरल डिस्कशन था, ठीक है, जिससे कि आप लोग सब मेरे साथ मैच्योरिटी से डील करो और एट द सेम टाइम अपने सब जन इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सके, आपका सीए इंटर एक बार में निकल सके विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो ये डिस्कशन था। जो भी मेरे को डाउट्स वगैरह मेरे नंबर पे मिलते हैं वो डाउट्स को ही मैं ऑडियो में डालते जाऊंगा, जिससे कि क्या बोलते हैं सब जन का क्लैरिफाई हो सके, क्या पता किसी का डाउट आपका भी डाउट हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो दैट्स इट फॉर दिस ऑडियो राइट नाउ। एफएपी का नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एफएपी रेशियो एनालिसिस में सम्स करने के बाद अपने पार्ट 4 थियोरी के अंदर एंटर किए। ध्यान रहे थियोरी क्वेश्चन नंबर 6 आता है एग्ज़ाम में, जो कि ऑप्शनल होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा निष्ठा से थियोरी प्रिपेयर नहीं करना है, पर छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्रैक्टिकल में फंसे तो थियोरी काम आएगा। तो मैंने 3 थियोरी करवाया। एक था थियोरी ऑन डुपॉन्ट एनालिसिस। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर्स को वेल्थ मैक्सिमाइज़ करना, और इसके लिए कंपनी को इक्विटी फंड्स पे बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना है। इक्विटी फंड्स पे जो रिटर्न कमाते हैं उसको बोलते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट बाय नेटवर्थ। तो डुपॉन्ट कंपनी ऑफ द यूएस उसने आरओई का एनालिसिस किया, उसको तोड़ा, बिकॉज कोई चीज़ का एनालिसिस का मतलब होता है उसको तोड़ तोड़ के उसका पार्ट्स समझना कि पार्ट्स का क्या इम्पैक्ट है टोटल पे। तो आरओई जो है उसका फॉर्मूला पैट बाय नेटवर्थ होता है, उसको तोड़ दिए, पैट बाय सेल्स इंटू सेल्स बाय एसेट इंटू एसेट बाय नेटवर्थ, पैट बाय सेल्स इंटू सेल्स बाय एसेट इंटू एसेट बाय नेटवर्थ। पैट बाय सेल्स का मतलब हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स बाय एसेट का मतलब हुआ एसेट टर्नओवर रेशियो, और एसेट बाय नेटवर्थ का मतलब हुआ इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर जो है एसेट बाय नेटवर्थ, उसका मतलब अगर नेटवर्थ 5 लाख है और एसेट 15 लाख है, नेटवर्थ 5 लाख है, एसेट 15 लाख है, तो एसेट बाय नेटवर्थ 3 आया। 3 मतलब क्या, हम लोग 5 लाख खुद का पैसा लगा रखे और 10 लाख बाहर का पैसा, 5 लाख खुद का पैसा और 10 लाख बाहर का पैसा, सच दैट अपना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। तो डेट इक्विटी रेशियो अगर 5 लाख खुद का पैसा और 10 लाख बाहर का पैसा, हाँ, तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। तो अकॉर्डिंगली एसेट बाय इक्विटी रेशियो क्या हो गया, 3:1, क्योंकि 5 लाख लगा के 15 लाख का बिजनेस कर रहे हैं ना,
एसेट बाई इक्विटी 15/5 3:1। तो बेसिकली एसेट बाई इक्विटी मल्टीप्लायर होता है जो ये बताता है आपने कितना फाइनेंशियल लेवरेज यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है फाइनेंशियल लेवरेज बढ़िया भी कर सकता है, ख़राब भी। बेसिकली अगर बिज़नेस बढ़िया से किए तो फाइनेंशियल लेवरेज के कारण आरओई शूट अप कर जाता है, और अगर बिज़नेस ख़राब से किए तो फाइनेंशियल लेवरेज के कारण आरओई एकदम ख़राब हो जाता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज रिस्क की चीज़ है। सम्स में अगर फाइनेंशियल लेवरेज कम होगा तो हम लोग बोलेंगे कंपनी सेफ हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा तो कंपनी ज़्यादा रिस्की हो गया। ठीक है। तो पैट बाय सेल्स तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। सेल्स बाय एसेट का मतलब पता ही है आपको, एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हम लोग एसेट से कितना गुना टर्नओवर कम कर पा रहे हैं। इट शोज़ द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो डुपॉन्ट ये बोलता है कि जो आरओई है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। नंबर 1, कंपनी जो सेल्स कर रहा है उस पर कॉस्ट काट के कितना प्रॉफिट कमा रहा है। दूसरा, कंपनी जो एसेट्स लगा रखा है उससे सेल्स कितना गुना कर रहा है। और तीसरा, कंपनी कितना टाइम्स डेट यूज़ कर रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज यूज़ कर रहा है। तो ये अपने को डुपॉन्ट एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है। इसका थियरी आ सकता है। जो सेकेंड थियरी मैंने करवाया था वो था कि लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस को क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है। तो मैंने बोला 4-5-6 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं, फुल मार्क्स मिलेगा। पॉइंट्स को याद दिलाने के लिए मैंने बोला कुछ पॉइंट्स रेशियो से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जो रेशियो है वो तो बहुत सारे रेशियो है, क्या पता 50 है कि 100 है। कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज़ तो है ही नहीं कि भाई ये 5 रेशियो निकाले जाते हैं, ऐसा है ही नहीं। तो कन्फ्यूजन होता है। दूसरा मैंने बोला जो रेशियोज़ है ओके उसका अलग अलग फॉर्मूलाज है। कभी अपने रिटर्न ऑन एसेट को EBIT बाय एसेट यूज़ करते हैं, कभी अपने नोपैट बाय एसेट यूज़ करते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूलाज है, तो कंपैरिजन डिफिकल्ट है। तीसरा मैंने बोला रेशियो हाई है या लो है तो वो बढ़िया है या ख़राब है ये पता नहीं चलता है। जैसे करंट रेशियो अगर हाई है तो वैसे तो बढ़िया है बिकॉज लिक्विडिटी हाई है, बट ख़राब है बिकॉज आइडल फंड्स ब्लॉक्ड ना, आइडल फंड्स ब्लॉक्ड है तो ख़राब भी है। तो रेशियो का पता नहीं चलता है हाई या लो, बढ़िया या ख़राब है। तो रेशियो के बारे में ये सब मैंने बोला था। ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब अगर अपने गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब अगर अपने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं रेशियोज़ के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ही डिस्टॉर्टेड है ना, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फ्लेशन तो इनकॉर्पोरेटेड है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है नहीं। और एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर विंडो ड्रेसिंग है, माने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ मैनेजमेंट का, जिसके कारण रेशियोज़ करेक्ट पिक्चर नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने समझाया था। उसके बाद अपने किए थे कि रेशियोज़ का कंपैरिजन भी डिफ़िकल्ट है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट फर्म्स का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स और अकाउंटिंग मेथड्स होगा। और उसके अलावा मैंने बोला था रेशियोज़ का कंपैरिजन इसलिए भी डिफ़िकल्ट है बिकॉज जो रेशियोज़ है वो रेशियोज़ में अगर अपने ITC का रेशियो कंपेयर करेंगे तो ITC एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उससे सिमिलर पैरेलल कंपनी अपने को मिलेगी नहीं। ठीक है। तो सिमिलर पैरेलल कंपनी अपने को मिलेगी नहीं, इसलिए रेशियोज़ का कंपैरिजन जो है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो ये सारा ड्रॉबैक्स था रेशियोज़ का। उसके अलावा सीजनल फैक्टर्स वो भी ड्रॉबैक है कि सीजनल फैक्टर्स हुए तो रेशियोज़ एक सीज़न में अलग आएंगे, दूसरे सीज़न में अलग, तो पूरे साल का रेशियोज़ निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो ये अपने थियरी किए थे रेशियो का लिमिटेशंस का। उसके बाद जाके अपने नेक्स्ट थियरी किए थे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर एक क्रेडिटर है या वर्किंग कैपिटल लोन के लिए एक बैंक है, वो कौन सा रेशियो देखेगा? लिक्विडिटी रेशियो। और अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सा रेशियो देखेगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और अगर कोई शेयर होल्डर है वो कौन सा रेशियो देखेगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और अगर कोई एनालिस्ट है जिसको कंपनी का एफिशिएंसी चेक करना है वो कौन सा रेशियो देखेगा? तो वो रेशियो देखेगा अपना ये एसेट टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस में ये सारा चीज़ होता है। ये रेशियो का ऑडियो 5 है और ऑडियो 5 में बहुत छोटा है बिकॉज इसमें अपने कुछ ज़्यादा किए नहीं थे। अपने थियरी अलग से कवर किए थे रेशियो चैप्टर का, जिसके अंदर वी हैड डिस्कस दैट 2 तरह का एनालिसिस होता है फाइनेंशियल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है टाइम सीरीज़, यानी अपने फर्म का इस साल का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है? वो होता है इंटर फर्म या क्रॉस सेक्शनल, यानी एक फर्म का परफॉर्मेंस अपने दूसरे फर्म्स और इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो कमेंट वाला सम्स है उसमें यही तो होता है ना कि इंडस्ट्री का दिया रहता है अपने को रेशियो, और अपने फर्म के मुकाबले अपने इंडस्ट्री का देख के कंपेयर करते हैं। ठीक है। और उनमें ट्रेंड भी रहता है, तो ट्रेंड जो करते हैं ना कि रेशियो बढ़ रहा है गिर रहा है, वो सब हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस हमने किए थे।
उसके अलावा और एक थियरी डिस्कस किए थे कि अगर बोला ना कि रेशियोज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म को चेक करने के लिए क्या क्या निकालते हैं, तो वहाँ पे 6 पॉइंट्स दिया हुआ था सॉल्यूशन में थियरी का। 4 पॉइंट तो वही है जो अपना रेशियोज़ का कैटेगरी है, जैसे अपने लिक्विडिटी देखते हैं और उसके अलावा अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं, उसके अलावा अपने एफिशिएंसी यानी टर्नओवर रेशियोज़ देखते हैं, उसके अलावा अपने प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। एंड देन वो लिखा था अपने इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं, तो इंटर फर्म कंपैरिजन तो वही वर्टिकल हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल, और उसके अलावा रेशियोज़ अपने बजटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने थियरी कराया था रेशियो के लास्ट क्लास में, और वंस अगेन 2-3 सम्स इंपॉर्टेंट कराया था। जैसे एक सम में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दिया हुआ था, तो बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का पार्ट होगा, ध्यान रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो आप क्या करते हो, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स, तो डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल भी इंक्लूडेड है। और वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, तो एवरेज क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो इससे अपना चैप्टर रेशियो वाला ख़त्म हो गया था। बाकी के सम्स आप लोग को करने थे उसके, बिकॉज सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड गिवन दैट अपने सारे वैरायटी ऑफ सम्स कर लिए, कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। हाँ, बीच में एक रेशियो और आया था जिसका नाम था फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में है, पर वो आ गया था एक सम में, तो मैंने वो सम करा दिया था। फॉर्मूला था फाइनेंशियल लेवरेज का EBIT डिवाइड बाय PBT, EBIT डिवाइड बाय PBT। ओके, पर मैंने उसका इंटरप्रिटेशन बताया नहीं था बिकॉज वो लेवरेज चैप्टर में कराएंगे। ठीक है ना। सो दिस इज़ द लास्ट ऑडियो। इससे अपना रेशियो चैप्टर ख़त्म हो गया। कई जन का कई सारे डाउट्स आया हुआ है, फॉर एग्जांपल सेम डाउट्स है। जैसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बताता है कि जो अपने को डेट को सर्विस करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है और जो रिपेमेंट करना है वो नीचे आता है, पर वो रीपे करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, तो उसमें ऊपर में आता है पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन क्यों लेते हैं, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, तो उससे आगे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट तो पे करना है ना, तो प्रॉफिट तो बिफोर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं वो नॉन कैश है, इसलिए मैंने शुरू के ऑडियो में भी डाल दिया है वो। ठीक है, सो सारा डिस्कशंस हो गया। रेशियो चैप्टर बढ़िया से कीजिए एंड हर एक चीज़ को वैसे देखिए कि भाई रेशियो चैप्टर से कम 5 नंबर का आएगा ही। क्या पता वो 5 नंबर मेरे रैंक और नो रैंक में डिफरेंस आए, या क्या पता वो 5 नंबर के कारण पास फेल में डिफरेंस आ जाए। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।